चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत आपका। रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। उमाशंकर पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उनका बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, निरंजन जी का भी बहुत स्वागत है। निरंजन जी, पश्चिम बंगाल हो, गोवा हो, बम्पर वोटिंग देखने को मिली तीसरे चरण में। ऐसा लगा कि जो ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, उसका असर उन राज्यों में तो हुआ, लेकिन हिंदी पट्टी में मामला गड़बड़ हो गया। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे कम प्रतिशत रहा। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से जहां पे चुनावों का कंटेस्टिंग है, जहां पे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी विपक्षी दल कंटेस्ट में है, वहां पे आप देख रहे होंगे कि वोटिंग जो है बम्पर हो रही है। और मैं ये इसी चरण की बात नहीं बता रहा, पहले या दूसरे चरण के अंदर भी अगर आप विश्लेषण करेंगे तो चाहे मैं बात करूं, जैसे पहले चरण के अंदर राजस्थान के अंदर 12 सीटों पे चुनाव हुए थे, लेकिन 12 सीटों के अंदर आप देखेंगे जो जो सीटें ऐसा लग रहा था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी आराम से निकाल के ले जा रही है, उन सीटों के ऊपर वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप हो गया। और लेकिन जिन सीटों के ऊपर कंटेस्टिंग थी, चाहे वो आप सीकर की सीट मानिए, चाहे आप वो चूरू की सीट मानिए, चाहे आप नागौर की सीट मानिए, वहां पे आप देखेंगे वोटिंग प्रतिशत कितना बढ़ा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बंगाल की बात करूं या गोवा की बात करूं, कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित वोटर है वो इसलिए निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं हार ना जाए। और दूसरी तरफ जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, आप ये समझ लीजिए, जीत के लिए आश्वस्त है, वहां कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वोटर भी सुस्त है, मेरा ये मानना है। और इसके लिए देखिए, मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा और गोवा की जनता को भी बहुत बहुत साधुवाद कि भाई वो लोकतंत्र के इस पर्व के ऊपर इतनी जागरूकता दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये इस चीज का अनुसरण पूरे देश को करना चाहिए, तमाम राज्यों को करना चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर पोलिंग परसेंटेज बहुत डाउन जा रहा है, तो ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जो महाराष्ट्र लोकतंत्र के मामले में सदा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है सदियों से, आज भी वो महाराष्ट्र इतना सुस्त और इतना निराश क्यों नजर आ रहा है, ये चीज देखने वाली बात है। ठीक। निरंजन पोद्दार जी, और क्या कुछ मुख्य वजह मानी जा रही हैं कि वोटिंग प्रतिशत कम रहा? कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई साहब इस बार बूथ जो है बदल दिया गया, दूसरी जगह लगा दिया गया टेंट और ये सब, पोलिंग बूथ दूसरी जगह कर दिया। वहाँ जहाँ 100 वोट थे वहाँ ले गए 3 किलोमीटर दूर, वहाँ स्कूल में। बोले हमारे यहाँ से हटा दिया। वहाँ कितने थे? बोले 1500। बोले धूप में गया ही नहीं आदमी, फिर क्या करेगा तपती दोपहरी में? अब ये बताओ, ये भी स्थिति है। देखिए रविंद्र जी, मैं 2 बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला बिंदु तो जिस तरीके से वोटर टर्नआउट कम हो रहा है या लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, मैं इसको यूं कहूंगा। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि जो लोग मतदान करने नहीं जा रहे हैं, फिर उनको किसी भी राजनेता पे या किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर नगण्य भूमिका रही है। और हमारे यहाँ कहा जाता है अमूल्य वोट, अगर वो वोट आपकी मत पेटी तक जाता है और ईवीएम में जाकर के बटन दबाता है तो ही वो मूल्यवान है, अन्यथा वो वोट जीरो है, वो भी उसका कोई शून्य मूल्य है। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि वोट प्रतिशत क्यों घट रहा है, देखिए इसके अंदर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी सुनील जी, कि पहली बात तो जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण के अंदर, मेरा अपना मूल्यांकन बता रहा हूं कि जो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने दोनों चरण शुक्रवार को धरे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस के अंदर एक ऐसी भावना है कि शुक्रवार का चुनाव, शनिवार की और इतवार की छुट्टी, 3 दिन घूमने के लिए निकल जाओ। और इस चीज का परिणाम इस चीज का मैं प्रमाण दे रहा हूं कि आपने देखा होगा कि देहरादून जो टोल प्लाजा है उसके ऊपर उस दिन 1.25 लाख गाड़ियां निकली है। तो इस चीज से चीज प्रमाणित होती है कि लोग घूमने निकले, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग को यह चीज भी देखनी की चाहिए कि जो चुनाव करवाने की जो समय है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनुकूल होना चाहिए। जिस तरीके से मई जून की गर्मी के अंदर इन्होंने ये सारा का सारा इतना लंबा चुनाव कराया, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी मुझे आपत्ति है। और दूसरी बात देखिए, अब यहां पे आता है कि जो मत प्रतिशत कम हो रहा है वो किसके पक्ष में जा रहा है। तो सुनील जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि दोहरा मापदंड हर जगह आपको नजर आएगा कि जहां पे वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया चूरू की सीट के ऊपर 73% वोट परसेंट पड़ा, तो कांग्रेस कहती है ये सीट हम इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वोट प्रतिशत बढ़ गया। लेकिन झुंझुनू की सीट के ऊपर वोट प्रतिशत 48% रहा, तो कांग्रेस कह रही है जी यहाँ पे हम इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वोट प्रतिशत कम रहा। तो भाई एक मापदंड होगा ना, अगर वोट प्रतिशत कम से
जीत रहे हैं तो उस हिसाब से 4 तारीख तक तो निरंजन पोद्दार जी, सुनील जी 20 सेकंड खाली, लेकिन मैं आपको प्रमाणित के आधार पे बता रहा हूं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में इस बार जो चुनाव की जो फाइटिंग थी वो बड़ी कंटेस्टिंग फाइट थी, तो तमिलनाडु के अंदर वहां पे वोट प्रतिशत बढ़ा है, बंगाल के अंदर वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन जिन जिन राज्यों के अंदर आपको ज्यादा वहां पे बहुत ज्यादा तगड़ा मुकाबला नजर नहीं आ रहा वहां पर, और उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो आज को मिलाकर के 26 सीटों के ऊपर मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप ये देखेंगे 52% भी मतदान हुआ है और उत्तर प्रदेश 71% भी मतदान हुआ है। तो ये एक ही प्रदेश के अंदर 2 सीटों के ऊपर अलग अलग मतदान प्रतिशत होने का मतलब ये है कि जहां पे चुनावी मुकाबला ज्यादा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं तो देखो क्षेत्र के अंदर में भी जाता हूं जब ये चुनाव जिस दिन वोटिंग होती है, तो कई जगह ऐसा देखने में आ रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है वो टीवी पे, ट्विटर पे और डिबेट के अंदर तो वो सक्रिय है, लेकिन धरातल के ऊपर ना उसका कैडर नजर आ रहा है, ना उसके एजेंट नजर आ रहे हैं, ना उसकी टेबलों के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कितनी जगह से ऐसी फोटो आ रही थी कि जहां पे कोई बूथ एजेंट भी नहीं बैठा हुआ था। निरंजन पोद्दार जी, और क्या मैं बार बार उसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मुख्य कारण है, और जो क्या इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है कि गांव के गांव अगर बहिष्कार कर दें, मान लो वो रविंद्र भाई को भी वोट न दें, नोटा पर भी दबाएं नहीं या कुछ नहीं, तो उसका असर तो प्रतिशत में पड़ता ही है। जब पूरा गांव के गांव खंडन कर देने वाले, नहीं भाई साहब हम नहीं जाएंगे क्योंकि सड़क नहीं बनी लंबे अरसे से, इसलिए। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से हमारे यहाँ देश के अंदर एक चीज होती है, एक होता है सरकार और एक होती है सिस्टम। लेकिन सरकार किसी की भी हो, कितनी अच्छी सरकार हो, लेकिन सिस्टम जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और जो आप बहिष्कार वाली बात कर रहे हैं सुनील जी, निश्चित रूप से देखिए मेरे हिसाब से बहिष्कार नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग मजबूरन क्या करते हैं कि जब उनकी सुनवाई नहीं होती तो वो चुनाव बहिष्कार का एक अपना प्रयोग करते हैं ताकि उनकी आवाज शासन और प्रशासन तक चली जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक चीज और है कि जब तक सिस्टम को आप घुटना नहीं मारोगे तब तक सिस्टम जो है वो जगने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो जगाने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव बहिष्कार की घोषणा करनी पड़ती है। तो हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात सुनील जी, जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से राम गोपाल जी अभी भी राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। देखिए इसके अंदर एक चीज है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। अब क्या है, पिछले 30, 35, 40 वर्षों के अंदर जो ये तुष्टीकरण किया, यूं कहें कि एक वर्ग को लाभान्वित करने का जो एक ये नशा कहें या एक लत लग गई है, तो लत तो सुनील जी ऐसा है जाती सी जाएगी ना, लत तो एक दिन में छूटती नहीं है किसी की भी, तो कहीं ना कहीं वो चीज रह करके आ जाती है। लेकिन इनको ये चीज समझ में नहीं आती कि ये चाहे अनचाहे बीजेपी के पिच पे आ जाते हैं ऐसे बयान देकर के, और जब बीजेपी के पिच पे आकर के फुलटोस देना चालू करते हैं, उसके बाद में आपको पता है सारी की सारी बोले बाउंड्री के बाहर नजर आती है। और जनता कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे देश के अंदर एक राजनीतिक डिस्कोर्स बन गया था 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि जामा मस्जिद से फतवे लिए जाते थे कि किस पार्टी के फेवर के अंदर जामा मस्जिद से फतवा हुआ है कि इनको वोट कीजिए। आज कहीं ना कहीं वो फतवे बंद हो गए, इसीलिए बंद हो गए क्योंकि जिस तरीके से बहुसंख्यक समाज गोलबंद हुआ। लेकिन अभी भी कुछ राजनीतिक पार्टियां या यूं कहें कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो उस लत को छोड़ नहीं पा रही है, जो वर्तमान परिदृश्य है उसको समझ नहीं पा रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये जितनी जल्दी समझ जाए उतना जल्दी इनके लिए भी ठीक है और देश के लिए और राष्ट्र के लिए भी सारी चीजें उचित रहेंगी। जी निरंजन पोद्दार जी, चली जाएगी। एक धारणा है लोगों के जहन में, धारणा ये है कि जब वोट प्रतिशत कम रहता है, यानी 50 के लमसम रहे, 50, 51, 52, 55 तक, तो लोग कहते हैं कि इसलिए ज़्यादा वोट नहीं लोग डालने गए कि ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, भाई ठीक है जो चला गया डालो, क्यों छेड़ो सरकार को बेमतलब में, बाकी सब ठीक है। ये धारणा है लोगों की, और होता भी कुछ ऐसा है जहां बम्पर वोटिंग होती है, लोग कहते हैं कि ये बदलाव के लिए वोट पड़ा है, लोग इतने दुखी हैं कि परेशान हो गए, बोले बदलो भाई साहब। तो ये दोनों धारणाओं को बताएं, और फिर जो विपक्ष ये जो कह रहा है कि जहां कम हुआ वोटिंग परसेंट वो भी मेरा, जहां ज्यादा हुआ वो भी मेरा, दोनों बातें ठीक नहीं हो सकती, एक कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है मामला। निरंजन जी देखिए सुनील जी, मैं सन 1988 से कहीं ना कहीं राजनीति को देख रहा हूं, और आप ये मान के चलिए 90-91 से मैं राजनीति को कवर भी कर रहा हूं, लिख भी रहा हूं, और आप ये मान के चलिए पिछले लगभग 10-12 वर्षों से मैं इसका विश्लेषण भी कर रहा हूं तमाम टीवी चैनल के ऊपर बैठ करके।
और अगर आप कहेंगे और समय देंगे तो मैं आपको बता दूंगा, इसका कोई एक्चुअल में पैमाना नहीं है कि जब जब वोट परसेंट डाउन हुआ है तब सरकारें बनी भी हैं, सरकारें गिरी भी हैं, और जब वोट प्रतिशत बढ़ा है तब भी सरकारें बनी हैं और गिरी हैं। तो इसका कोई एक केवल कुछ जो राजनीतिक अपने आप को राजनीतिक विद्वान कहते हैं उन लोगों ने आकर के अपना एक नैरेटिव जिस तरीके से जनता को पेश करना चाहा, बाकी इसका मेरे हिसाब से आज तक कोई परमानेंट ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए सुनील जी, एक चीज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, और हो सकता है मेरी बात किसी को अप्रिय भी लगे, कि जिस तरीके से हमारे यहां कहा जाता है कि मकड़ी अपनी सुरक्षा के लिए जाला बनाती है, और लेकिन वो कई बार क्या होती है, अति उत्साह के अंदर इतना गहरा जाला बना देती है कि उस जाले में स्वयं फंस करके अपने प्राण त्याग देती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा टेम्पो तैयार किया और अब की बार 400 पार, और उसके बाद में मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, इतनी बड़ी वर्कफोर्स भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये कहते हैं कि हमारे 12 करोड़ कार्यकर्ता है। छोड़िए, मैं 12 करोड़ की बात नहीं मान रहा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 1 करोड़ कार्यकर्ता भी इनके पास है। लेकिन आप ये भी मान के चलिए सुनील जी कि कई करोड़ वर्कफोर्स इनके पास ऐसी है जिनके पास भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता भी नहीं है, जो अपने घर की रोटी खाते हैं, अपने बस के अंदर अपना किराया खर्च करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावों से पहले पूरा का पूरा माहौल बनाते हैं और कार्य करते हैं। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि इन लोगों को छोड़ करके, यानी कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऐरे गहरे नत्थू खैरे सबके लिए जिस तरीके से दरवाजे खोले हैं, आपने देखा होगा कल जिसके ऊपर आरोप लगा रहे थे आज उसको सरमाथे पे बिठा लिया, कहीं से टिकट दे दिया, कहीं राज्यसभा में भेज दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ प्रवक्ता बना दिया। तो सुनील जी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता था, जो विषम परिस्थितियों के अंदर झंडा डंडा उठा करके चलता था, उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा थोड़ा सा निराशा है। और जिस तरीके से एक माहौल बना दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा, लेकिन मिलेगा मोदी जी के नाम पे, लेकिन निकालेगा तो उसको लोकल कैडर ना, लोकल मशीनरी उसको निकालेगी। लेकिन मैं इस पर ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। एक प्रश्न था मेरी तरफ। अच्छा ठीक है, जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ, रविंद्र जी कह रहे हैं कि जनता निराश है इसलिए वोटों, तो मतलब आपसे भी निराश है, नहीं तो वो आपके पक्ष में वोट करने के लिए आपने मेरा ही प्रश्न कर दिया रविंद्र भाई से। ठीक। निरंजन पोद्दार जी, सुबह से ही जब से वोटिंग शुरू हुई तब से लेकर और वोटिंग समाप्त हुई तब तक अलग अलग मेहमानों से चर्चा हमने की अपने इसी उसमें, अभी आप लोगों से भी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने कहा विपक्ष के कि भाई साहब ये प्रधानमंत्री राम मंदिर में जाकर दंडवत क्यों हो रहे हैं अभी? तो हमने कहा आपको क्या ऐतराज है भाई साहब? बोले नहीं नहीं, ये सब ढोंग है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब इससे भी दिक्कत है, समस्या है। अरे वो लेट रहे हैं या वो बैठ के प्रणाम कर रहे हैं या वो नतमस्तक हो रहे हैं, उसे छोड़ो, आप तो अपने मुद्दों पे रहो ना। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से आज राजनीति का डिस्कोर्स तो बदला है, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के राम मंदिर में जाने की चर्चाएं हो रही है, जबकि हमने तो देखा है कि 2014 से पहले लोग जामा मस्जिद में जाते थे अपने पक्ष में फतवा दिलवाने के लिए कि भाई हमारी पार्टी के पक्ष में फतवा आ जाए तो मुसलमान वोट हमारे को करें। तो कहीं ना कहीं राजनीति का डिस्कोर्स तो चेंज हुआ है। और लेकिन अभी जिस तरीके से जो एक सबसे बड़ी समस्या यही है, और जो आप पूछ रहे हैं कि मतदान क्यों कम है, जनता क्यों नहीं निकल रही, देखिए इसको तो वो कहते हैं ना, चिट भी मेरी पुट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। बोलने को राजनीतिक दल कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे अभी समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि 4 करोड़ युवा हैं जिनमें से 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने केवल अपना वोट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। तो भाई अगर बेरोजगारी का आलम होता तो वो निश्चित रूप से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा करके और सरकार को बदलने के लिए जाते। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर लोगों के अंदर निराशा है सुनील जी, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ निराशा है तो उनको उत्साह अपोजिशन की सरकार की भी नहीं, उनको ऐसा भी नहीं लग रहा कि भाई हम अगर यूपीए की इंडिया गठबंधन की सरकार ले आएंगे तो वो हमारी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसलिए भी थोड़ा सा लोग ये, जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक सर्वे हमने देखा, एक जिसको कहते हैं कौन सी एजेंसी ने करवाई थी, तो उसके अंदर 63% लोगों ने कहा कि सारे एक जैसे ही हैं, यानी कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई भी कैपेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोगों के अंदर जो एक निराशा है या इतना उत्साह नहीं है, उसका कारण ये भी हो सकता है। लेकिन इसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक वक्ता और प्रवक्ता है वो आकर के कहते हैं कि भाई देश जो है मोदी जी के खिलाफ हो गया। देखिए सुनील जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं,
ये 1000, 2000, 3000 ये जो विपक्ष के नेता हैं, यही देश नहीं है। इस देश की जनता 140 करोड़ है। 8 करोड़ लोग जो जिन्होंने भी दिसंबर के अंदर राजस्थान के अंदर वोटिंग करी थी, वो भी इसी देश की जनता है। जो 9 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता ने वोटिंग करी थी, वो भी इसी देश की जनता है। जो छत्तीसगढ़ की जनता ने वोटिंग करी थी, वो भी इसी देश की जनता है। तो कहने का तात्पर्य ये चीज जनादेश के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। 4 जून को अपने आप जो भी जनादेश आए उसको सैर से स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद में जो जनादेश का अपमान होता है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा पीड़ादायक होता है। ठीक। निरंजन पोद्दार जी, प्रतिशत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जो व्यवस्था है उसको देखना बहुत जरूरी है। निरंजन पोद्दार जी, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं और देश भर का चूंकि चीजें काउंट की जाएंगी कि भाई इतने इतने प्रतिशत हर राज्य में रहा, पश्चिम बंगाल, गोवा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश भी, खास तौर पर 80 सीटों वाले प्रदेश में विपक्ष कह रहा है कि हमसे ज्यादा सक्रिय कोई नहीं, जबकि ताबड़तोड़ सभाएं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही हैं। उनका कहीं कोई असर नहीं दिख रहा क्या आपको? निरंजन जी, निरंजन पोद्दार जी, आपको आवाज आ रही मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। हाँ, देखिए सुनील जी, जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं टीवी पे, ट्विटर के ऊपर या डिबेट के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर तो एक्टिव है, लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे, पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से अब 283 सीटों के ऊपर चुनाव हो गया है, आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी की तरह चुनाव लड़ रही है, लेकिन अपोजिशन के जो कैंडिडेट हैं वो अपनी कैपेसिटी में चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे इसके अंदर आप राजस्थान के देख लीजिए, गुजरात के देख लीजिए, महाराष्ट्र के देख लीजिए, तो कहीं से भी अपोजिशन की कोई बहुत बड़ी रैलियां या बहुत बड़े रोड शो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। वो केवल यहाँ पे जोड़ तोड़ और जिसको कहते हैं कि उठापटक की राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं इतने फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है सुनील जी, जब दोहरे मापदंड के आधार पे बात की जाए, अभी जो कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। 1984 की राजीव गांधी जी की सरकार को छोड़कर के एक कांग्रेस की सरकार बताइए जिसके अंदर आपको 51% वोट मिला हो। देश ने तो 0.8% का भी प्रधानमंत्री देखा। एचडी देवेगौड़ा पार्टी को कितना वोट मिला था। इस देश में तो 3% वाले को भी प्रधानमंत्री बनाया, 6% वाले को भी प्रधानमंत्री बनाया। इस देश में तो ऐसा भी प्रधानमंत्री बना है जिसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो उसकी पार्टी का कोई परसेंटेज ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए जी, जो हमारे यहाँ एक सिस्टम और हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है, उन्हीं के तहत सारे के सारे चुनाव होते हैं और उन्हीं के तहत सारे के सारे पदस्थ होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में